हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है तैयारी। एकदम फाड़ू तरीके से तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट अच्छा आएगा ये विश्वास रखिए अपने आप पर। खुद के ऊपर विश्वास रहेगा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका जाने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के साथ। पहला सवाल हमारा आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है। संघीय शासन पर है, केंद्र सरकार है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो उसका गठन हुआ है, संघ का गठन, वो संघीय शासन व्यवस्था पर हुआ है। मतलब ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर होगा। जो हमारा भारतीय संघ है, मतलब संघ का मतलब क्या है कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सभी भारत के अंदर एकता के रूप में मिलकर रहेंगे। जैसे कि हमारे भारत का क्या एक नियम है कि जब कोई भी भारत के हिस्सा बनता है, जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार है, मान लीजिए कि ये पहले किसी और का रहा होगा, ये हमारे भारत के अंदर शामिल हुआ, तो क्या होगा कि ये शामिल होने के बाद अलग नहीं हो सकता। ठीक है, यही है संघीय व्यवस्था। ओके, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन हैं 3, 2, 5 या 22। 22 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन इन्हीं ऊपर के तीनों में से हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। हमारा जो भारतीय संविधान है बच्चों, मौलिक रूप से इसमें 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एक तो है संघ या केंद्र, है ना, और दूसरा क्या है, राज्य सरकार, है ना, राज्य या फिर प्रांतीय सरकार इसको कह सकते हैं आप। अब देखिए अभी मैंने अब तक बताया संघ या केंद्र। केंद्र में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे राज्य सरकार इसी के अंतर्गत आता है, यूनियन टेरिटरीज इसी के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, केंद्र के अंदर आती हैं। अगर एक बार कोई भी हिस्सा भारत में शामिल हो गया तो वो दोबारा अलग नहीं हो सकता। अब यहीं पर एक नाम आता है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने हमारे भारत को एक करने के लिए बहुत ही एड़ी चोटी का जोर लगाया था। बहुत ही काम उन्होंने हमारे भारत को एक करने के लिए किया हुआ है। ठीक है, जिसके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ओके, और कौन सी नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन है 1990, 1976, 1978 या फिर 1992। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो किस लिए हुआ था। जो हमारी अभी आप देख रहे हैं नगर पालिका और जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायतें, इनको एक जो है मौलिक जो है इनका अधिकार, इनको अधिकार देने के लिए, ताकि ये अपने स्वतंत्र रूप से ये भी अपना कार्य कर सके। और एक संवैधानिक इसको हिस्सा बनाया गया ताकि ये जो काम करे वो क्या हो, एक नियम की, जैसे केंद्र में सरकार काम करती है वैसे ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान काम करता है। ठीक है, तो इसी को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये कानून लेके आया गया था। 1992 में आता है कानून, 1993 में ये पास होता है। ठीक है, दोनों ही सन आपको याद रख लेने हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि जो ग्राम पंचायत है उसके लिए हमारे अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची है। कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन सी अनुसूची है जो ग्राम पंचायत है उसकी बात करता है, तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत की बात करता है। चौथा सवाल, जनसंख्या के अनुसार महाराष्ट्र यूरोप के किस देश के बराबर है। इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्पेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। अब आप देखिए जर्मनी का मैप इसके अंदर देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आपको शुरुआत से ही अभी अगर मैप की प्रैक्टिस रहेगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। या तो आप कोई भी सवाल देखो नहीं आता रहेगा तो कॉन्फिडेंस से ही आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। बहुत बड़ी राज की बात बता रही हूँ मैं, ज़्यादा किसी से बताना मत, चुपके से अपने पास रख लेना। चलो पांचवा सवाल, राज्यों में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट, संघ सरकार, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। अब देखो इलेक्शन कमीशन के लिए अनुच्छेद तो आप सबके में पूछेगा नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा सवाल आना, तो इसको तो हम स्किप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो पूछा भी जाए अनुच्छेद तो चुनाव आयोग के लिए, तो याद रखिएगा 324 है। ठीक है, बता दिया मैंने आपकी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं, अरे भाई सुप्रीम नाम में ही सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर, सुपर सुपर से भी ऊपर, तो सुप्रीम। आंसर ये क्या बनेगा, एक। हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पर है ये, दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो कुल अगर हम कहें तो 33 जजेस हैं, मतलब
एक जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 जज हैं। उसके अलावा एक है मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 जजेस हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ किसको किसको पता है कि अभी हमारे भारत में राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते ही होंगे, सोशल मीडिया तो आप सभी लोग चलाते ही होंगे। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे भारत के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं पाई गई? 20, 23, 22 या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं अनुसूची के अंदर? जो कौन सी अनुसूची के अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं आती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली ये सभी भाषाएं उसके अंदर आती हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, नेपाली ये सभी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी अनुसूची में? मैंने आपको बता दिया 8वीं अनुसूची के अंदर सारी भाषाओं को रखा गया। इसके पिछले मैंने 2 वीडियोस बताई थी जिसमें मैंने क्या पूछा था आपसे शायद कि 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो 8वीं अनुसूची के अंदर है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के 7वें सवाल की तरफ। कौन सी 2 भाषाएं राज्य भाषा के रूप में जानी जाती हैं? हिंदी और उर्दू, इंग्लिश और मराठी, इंग्लिश और उर्दू या फिर हिंदी और इंग्लिश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी और इंग्लिश क्या है? राज्य भाषा के रूप में जानी जाती है। अब आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो देख लीजिए, हिंदी में तो नहीं, लेकिन अगर कहा जाए तो 99% हर एक राज्य में काम, सारे जो कानूनी जैसे स्तर पर काम होते हैं वो सारे किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। जैसे अगर हम यूपी के देखें तो यूपी में तो हिंदी में होता ही है, तो हिंदी वाला राज्य ही है। तो इसकी बात तो छोड़ दे, तो बाकी अगर हम कहें तो सारे काम लगभग इंग्लिश में होते हैं। दोनों याद रखिएगा। अच्छा, मैं इसी से आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो भाषाएं हैं क्या ये 8वीं अनुसूची में आएंगी? तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है तो कमेंट तो करना बनता ही है यार। तो कमेंट करके बताना आप लोग। ओके, चलो बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं केमिस्ट्री की जितने भी बहुविकल्पीय थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, और उसी के साथ साथ फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमारी बारी आ चुकी है उसको करने की, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और हिंदी की और सामाजिक विज्ञान तो चल ही रहा है, फिजिक्स और क्या बोलते हैं जीव विज्ञान, इस सभी के अभी चल रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसको पढ़ते रहिएगा। ओके, चलिए 8वां सवाल। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40, 29, 45 या 24? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 40% भारतीय लोगों में से कितने लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40%। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है? दोनों ही आपको बताना है कमेंट करके। ओके, चलो नवा सवाल आ चुका है हमारे सामने। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? ओ भाई, जम्मू कश्मीर है ऑप्शन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई राज्य थोड़ी चलाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? राइट आंसर राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर होगा। अब देखो, हमेशा आपने देखा होगा कि क्या होते हैं कि राज्य सरकार में भी राज्यपाल होते हैं और यूनियन टेरिटरीज में भी राज्यपाल होते हैं, लेकिन देखो मेन जो शासन होता है ना केंद्र शासित प्रदेशों का, वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो हर एक जगह जा नहीं सकता, केवल एक ही तो राष्ट्रपति है, वो तो हर एक केंद्र शासित प्रदेश में तो जाएगा नहीं, तो वो अपने ही तौर पर राज्यपालों को नियुक्त करता है। ठीक है, कहाँ पर? आप राज्यपाल नहीं बोल सकते, इसको उपराज्यपाल कहना ज़्यादा ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा ही दे रखा है तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया है। तो क्योंकि मैं मेरे हिसाब से थोड़ा ना क्वेश्चन आएगा, वो तो बोर्ड अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा जो आपके सिलेबस में है। तो हर एक देखिएगा, आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक राज्य में राज्यपाल काम कर रहा है, लेकिन हर एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन काम कर रहा है? उपराज्यपाल। तो वो राष्ट्रपति के तौर पर सारे में शासन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से सभी? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप तुरंत कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें ये चीज़ आपको कन्फर्म कर दी थी। देखो, हमारे भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं, केंद्र अनुसूची, राज्य सूची और संघ सूची। केंद्र सूची जो होती है उसमें जितने भी विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय जितने भी होते हैं उस पर सरकार कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा।
अब जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही इस पर विषय पर कानून बनाते हैं। जैसे कि शिक्षा के ऊपर दोनों ही मिलकर शासन करते हैं, कानून बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।